नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। मराठे कौन थे और अंग्रेजों के आने से पहले वे भारत की सबसे बड़ी शक्ति कैसे बने? मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव छोड़ा? इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अगर आपके मस्तिष्क में इसी तरह के कुछ और प्रश्न हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका उत्तर दूंगा आपको। तो सबसे पहले मराठा कौन है? तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, वहाँ के मूल निवासी मराठे कहलाते हैं और इनकी पहचान इनकी भाषा मराठी भाषा से जुड़ी हुई है। मराठी भाषा 12वीं सदी से एक साहित्यिक मतलब समृद्ध साहित्य रहा है। मराठों पर भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। 7वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में इस क्षेत्र में अनेक विद्वान संत हुए, जिनमें संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास जैसे भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संतों ने इस धरा को पवित्र किया। इन संतों ने भारत के प्राचीन उपनिषदों, भागवत गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का मराठी भाषा में अनुवाद किया और इस भारतीय दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाया। इस प्रकार इस ठोस सांस्कृतिक आधार पर मराठा एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर संगठित होने लगे। मराठाओं को लगभग इसी समय महाराज शिवाजी के रूप में एक लोकप्रिय नेतृत्व मिल गया। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी भोंसले और जीजाबाई के यहाँ हुआ। इनका लालन पालन इनकी माता ने पुणे की जागीर में किया और दादा कौंडदेव, समर्थ गुरु रामदास जैसे योग्य गुरुओं के नेतृत्व में ये पले बढ़े। उस समय की जो दक्षिण की स्थितियां थीं, जिनमें मुगल और बीजापुर की आदिल शाही, कुतुब शाही जैसी रियासतें जो लगातार युद्धरत रहती थीं और जिनके कारण मराठे इनसे प्रभावित होते थे, बहुत कठिनाई में जीवन यापन करते थे। मुगलों की और अन्य सुल्तानों की सेनाओं में मराठे विभिन्न पदों पर नौकरियां करते थे, जिससे वे इन शासकों की कमजोरियों और अच्छाइयों से परिचित हो गए थे। इसी सब से इनके अंदर अदम्य साहस पैदा हुआ और शिवाजी महाराज ने इन मराठों को योग्य नेतृत्व प्रदान किया। 16 साल की उम्र में ही शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान शुरू कर दिए थे और अपना स्वराज का दृष्टिकोण विकसित करना शुरू कर दिया था। इनके लिए स्वराज सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र था जो न्याय, कल्याण और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित था। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध के रूप में एक नई सैनिक पद्धति को अपनाया, जिसमें बड़ी सेनाओं को हराने के लिए उन पर अचानक हमले कर देना और पहाड़ी और पठारी जो भौगोलिक क्षेत्र था वहां पर छुप करके हमले करना इनकी युद्ध कौशल में शामिल था, क्योंकि मुगलों और अन्य सुल्तानों के पास बड़ी सेनाएं थीं। इसी समय इन्होंने बीजापुर के सुल्तान के सेनापति अफजल खान को मार दिया। ये बात 1659 यानी 1659 की है। इससे दक्षिण में शिवाजी का खौफ पैदा हो गया
और जो मुगल ठिकाने थे वो भी मराठों से भयभीत रहने लगे। 1660 में दक्षिण में मुगलों का सेनापति शाइस्ता खान था, जिसका पूरे दक्षिण भारत में एक आतंक था। शिवाजी महाराज ने इससे निपटने के लिए अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया और इसी समय मराठों ने एक नौसेना की स्थापना भी कर ली, जिससे पूरे पश्चिमी तट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके। नौसेना की स्थापना उस समय का मराठों का एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय मुगलों के पास या बीजापुर के पास भी छोटे मोटे व्यापारिक जहाज तो हुआ करते थे, लेकिन इनके पास भी नौसेना का अभाव था। इस प्रकार शिवाजी ने मराठों को संगठित कर मुगलिया सल्तनत को चुनौती देनी आरंभ की, जिसके अंतर्गत 1660 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर इन्होंने हमला किया, जिसे आज की भाषा में एक सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है। इससे घबराकर शाइस्ता खान दक्षिण छोड़कर बंगाल की तरफ भाग गया। शिवाजी ने मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह शहर सूरत को लूट लिया, जहां से इन्हें बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर इन्होंने अपने किलों का जीर्णोद्धार कराया। अंत में 1665 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने सवाई राजा जयसिंह के नेतृत्व में अपनी सेना दक्षिण शिवाजी से मुकाबला करने के लिए भेजी। शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 में 1665 में पुरंदर की संधि हो गई। इस संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने आगरा में मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलना स्वीकार किया, लेकिन आगरा में मुगल सम्राट ने शिवाजी को धोखे से नजरबंद करवा दिया। यहाँ से किसी प्रकार शिवाजी कैद से बाहर निकलने में सफल हो गए और फिर दक्षिण पहुंच करके उन्होंने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का डंका बजा दिया। सूरत की लूट और शाइस्ता खान पर हमला जैसी घटनाओं की खबर उस समय लंदन गजट जैसे अंग्रेजी अखबारों में छपी थी, जिससे शिवाजी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई। इस प्रकार आगरा से कैद से छूटकर शिवाजी दक्षिण पहुंचे। उन्होंने अपने किलों को फिर से प्राप्त कर लिया और 1674 में रायगढ़ के किले में पूर्ण वैदिक संस्कारों के साथ राज्याभिषेक कराया और श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि धारण की, और इस उपलक्ष्य में राज्याभिषेक शक की भी शुरुआत की, जैसा कि भारत के प्राचीन राजा किया करते थे। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण में विजय अभियान चलाया, जिसमें इन्होंने वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर, जिनमें जिंजी और वेल्लोर शामिल हैं, उन पर अधिकार कर लिया। ये हिस्से बाद में मराठों के बहुत काम आए। जब मुगलों के साथ इनका निरंतर युद्ध हुआ तब उसमें ये बहुत काम आए। दक्षिणी विस्तार ने इनकी रणनीति को एक गहराई प्रदान की और यहीं पर मराठों ने डचों को गुलामों का व्यापार करने से भी रोका, क्योंकि डच व्यापारी गुलामों का व्यापार करते थे। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनके बड़े बेटे संभाजी ने छत्रपति का पद संभाला, लेकिन मुगल घराने में विद्रोह में साथ देने के अपराध में मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण पर हमला किया और संभाजी को क्रूरतापूर्वक मार डाला। शिवाजी की दूसरी पत्नी सूर्याबाई के पुत्र राजाराम ने शिवाजी का उत्तराधिकार संभाला और वे सन 1700 तक गद्दी पर रहे। इस प्रकार शिवाजी की मृत्यु के बाद लगभग 27 वर्ष तक, जब तक
1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, मराठों और मुगलों के बीच एक लंबा और कठिन युद्ध चलता रहा, जिसमें राजाराम ने संघर्ष जारी रखा। 1700 में जब राजाराम की मृत्यु हो गई, तब राजाराम की विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठा करके मुगलों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा। उनके नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की और साम्राज्य को बचाया। संभाजी के पुत्र शाहू जी को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की कैद से छुट्टी मिल गई और तब शाहू जी ने अपनी मां येसुबाई के साथ मिलकर मराठों को एकजुट करना शुरू किया। येसुबाई ने मराठा सरदारों में एकता स्थापित की और 1707 में सभी मराठों ने मिलकर के शाहू जी को छत्रपति स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य फिर से एकजुट होने लगा। इसी समय शाहू जी के नेतृत्व में पेशवाओं की शक्ति बढ़ने लगी। पेशवा मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान, जो एक समिति होती थी, सचिव, एक तरह से सचिव कहें इनको, राजा को सलाह देने के लिए, सम्राट को सलाह देने के लिए, उसके मुखिया को पेशवा या प्रधानमंत्री कहते थे। पेशवा शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हालांकि ये जो अष्टप्रधान थे, ये राजा पर कोई दबाव नहीं डाल सकते थे, लेकिन राजा को सलाह देने का काम करते थे और शिवाजी ने ही अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी। उन्हीं अष्टप्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री होता था। शाहू जी के समय में मराठों को एकजुट करने में बालाजी विश्वनाथ नामक पेशवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ का कद बढ़ने लगा और एक तरह से छत्रपति के मुकाबले पेशवा मराठों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। अगर हम पूरे पेशवाओं के काल को देखें तो शाहू जी के समय में ही पेशवाओं का उदय हुआ। ध्यान रखिए, यहाँ पर पेशवा शब्द नया नहीं है, पेशवा शब्द शिवाजी के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन शिवाजी के समय में पेशवा सिर्फ राजनीतिक सलाह देने तक सीमित थे। लेकिन अब शाहू जी के समय में 1713 के बाद पेशवा जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए और एक तरह से साम्राज्य की कमान इन्हीं के हाथ में आ गई। छत्रपति सिर्फ नाम मात्र के छत्रपति रह गए, इसीलिए मराठों के इस पूरे काल को पेशवाओं का काल बोला जाता है। बेशक इसमें छत्रपति का पद मौजूद रहा, जिसमें शाहू जी मौजूद थे। पहले पेशवा के तौर पर बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, जिन्होंने 1713 से 1720 तक पेशवा का पद संभाला। दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। तीसरे पेशवा के रूप में बाजीराव 1740 से 1761। चौथे पेशवा के तौर पर माधवराव प्रथम 1761 से 1722। फिर अगले पेशवा के तौर पर नारायण राव 1772 से 1773 और फिर 1774 से 1795 तक माधव नारायण राव या माधवराव द्वितीय, और फिर अंतिम पेशवा के रूप में बाजीराव द्वितीय। ये पेशवा हुए हैं। मैं फिर ध्यान दिलाता हूं आपको कि पेशवाओं ने मराठा शक्ति को शिवाजी की तरह ही एकजुट करके फिर से बुलंदियों पर पहुंचाया। और इन पेशवाओं में पहले दो पेशवा बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव, और फिर बाजीराव प्रथम और एक माधवराव द्वितीय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। माधवराव द्वितीय ने आत्महत्या कर ली थी 1795 में। इसके बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगी और बाजीराव द्वितीय सबसे निकृष्ट पेशवा साबित हुआ, जिसके कुटिल चालों के कारण
मराठों में फूट पड़ गई और इस प्रकार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों की शक्ति को कमजोर करने में कामयाब हुई। अगर हम देखें पेशवाओं के शासनकाल को, तो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पेशवाओं ने अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ा लिया था। और जैसा मैंने बताया आपको कि सत्ता का केंद्र छत्रपति से पेशवा के पास चला गया। पेशवा का पद वंशानुगत कर दिया गया था। बाजीराव प्रथम के बाद ही ये पद वंशानुगत हो गया, लेकिन शुरू के तीनों पेशवाओं ने मराठा शक्ति का विस्तार किया, मुगलों को कमजोर किया और दिल्ली पर एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस समय मराठों के बारे में कहा जाता था कि उनके घोड़े सिंध में पानी पीते हैं और अटक से कटक तक, अटक पेशावर के पास वर्तमान पाकिस्तान में है और कटक उड़ीसा में है, पूरे क्षेत्र पर इनका शासन स्थापित हो गया। मुगल साम्राज्य इनके हाथ की कठपुतली बनकर के रह गई। एक घटना जिसे हम पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं, उसने भारत का भाग्य बदल दिया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित कर दिया और इस युद्ध के सदमे के कारण ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। मराठा शक्ति धीरे धीरे फिर से मजबूत होने लगी और माधवराव प्रथम पेशवा के नेतृत्व में 1771 आते आते मराठों ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेशवाओं ने मराठा शक्ति को भारत की एक प्रमुख शक्ति बना दिया। अगर इनके शासन प्रबंध की बात करें तो शिवाजी ने एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था तैयार की, जिसके मध्य में छत्रपति या सम्राट हुआ करता था और अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री हुआ करते थे। हालांकि इन्हें मंत्री कहना ठीक नहीं है, एक तरह से ये सचिव हुआ करते थे, क्योंकि ये राजा को सिर्फ सलाह देते थे, राजा इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं था। इन अष्टप्रधानों में सबसे प्रमुख पेशवा होता था, जो प्रधानमंत्री कहलाता था। फिर एक अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये इनके पदनाम हुआ करते थे। मैंने जैसे बताया आपको कि शिवाजी ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था शुरू की और वंशानुगत पदों को समाप्त कर दिया और इन सबको वेतन देना आरंभ किया। युद्ध के लिए जो सेना तैयार की उसमें नौसेना, थल सेना और घुड़सवार सेना शिवाजी ने तैयार की और इनसे खर्चे के लिए जो राजस्व प्रणाली लागू की थी उसमें चौथ और सरदेशमुखी नाम से 2 प्रमुख कर हुआ करते थे। चौथ और सरदेशमुखी उन प्रांतों से वसूले जाते थे जो सीधे स्वराज में नहीं शामिल थे, यानी कि छत्रपति के शासन के अंतर्गत नहीं आते थे। चौथ एक तरह से सुरक्षा कर था जो पड़ोसी राज्य से उस पर हमले ना करने के लिए वसूला जाता था और जो संभवतः 25% होने के कारण, 1/4 होने के कारण चौथ कहलाता था। सरदेशमुखी एक सम्मान कर था। छत्रपति सरदेशमुख हुआ करते थे, इसलिए उन्हें एक सम्मान के तौर पर 10% अतिरिक्त कर दिया जाता था। इस प्रकार ये राजस्व के स्रोत थे जिनके आधार पर एक बड़ी सेना का रखरखाव संभव हो पाता था। इसी राजस्व के बल पर मराठों ने किलों के निर्माण को बहुत महत्व दिया। इनके मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य के शब्दों में कहें तो किले राज्य का सार है। किलों ने मराठों को दशकों के मुगल आक्रमण के बावजूद जीवित बनाए रखा, यानी इन्होंने इतनी गहरी किलेबंदी की कि मुगल सेना इन पर काबिज नहीं हो पाई। और जो घुड़सवार सेना थी उसमें 2 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। एक सैनिक कहलाते थे वरगीर, जिनमें घोड़ा और हथियार सब
राज्य की तरफ से यानी राजा की तरफ से दिया जाता था, और दूसरे सैनिक कहलाते थे शिलेदार, जो अपने घोड़े और हथियारों का प्रबंध स्वयं करते थे। युद्ध में जो सैनिक मारे जाते थे उनके घर और विधवाओं की सुरक्षा के लिए पेंशन दी जाती थी। समुद्र पर वर्चस्व के लिए एक नौसेना मराठों ने तैयार की, जो मैंने पहले ही बताया, और इसके लिए कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ। और मराठों की जो नौसेना थी उसने यूरोपीय नौसेना को चुनौती देना आरंभ कर दिया। उस समय पर यूरोपीय जो नौसेना थी वो भारत के व्यापारिक जहाज़ों पर एक पास प्रणाली लागू करते थे, यानी उन्हें जहाज़ों को यूरोपीय मतलब जो शक्तियां थीं, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे ब्रिटिश हों, फ्रांसीसी हों, उनसे पास लेने होते थे आने जाने के लिए, जो कार्टाज कहलाते थे। जिन जहाज़ों के पास ये कार्टाज होते थे उन्हीं को व्यापार करने की अनुमति होती थी। तो मराठों की सेना ने इस कार्टाज प्रणाली का मुकाबला किया और इन्हें चुनौती दी, और उल्टे अपने पास जारी करने शुरू किए और यूरोपीय जहाज़ों से पास मांगने की शुरुआत इन्होंने की। इसी वजह से यूरोपीय जो शक्तियां थी वो इनको समुद्री डाकू कहने लगे, जिससे इनकी छवि खराब हो। तो इस प्रकार ये इस बात को बताता है कि मराठाओं ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार कर ली थी। अब मराठाओं के समय को हम एक प्रकार का सांस्कृतिक पुनर्जागरण कह सकते हैं, और इनके समय में महिलाओं को काफी सशक्त किया गया। शिवाजी ने स्पष्ट तौर पर अपनी सेना को बता रखा था कि किसी भी युद्ध में महिलाओं, बच्चों और वृद्धों पर हमले नहीं किए जाएंगे, और जो धार्मिक स्थल हैं उनकी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। तो एक तरह से इनके समय में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ। शिवाजी की संस्कृत में इस मतलब जो मोहर है उससे पता चलता है कि संस्कृत भाषा को महत्व दिया गया, और इन्होंने एक राज्य व्यवहार कोश बनाया जिसमें फारसी शब्दों के लिए संस्कृत समकक्ष शब्द प्रदान करने वाला एक ग्रंथ तैयार किया गया था, विद्वानों ने तैयार किया था, जिससे मराठी और संस्कृत दोनों भाषाओं को बढ़ावा मिला। मराठों के समय में जो प्रमुख महिलाएं थीं जिन्होंने राजनीति में भूमिका निभाई, उनमें राजाराम की विधवा ताराबाई और संभाजी जो शिवाजी के बड़े पुत्र थे उनकी विधवा येशुबाई, इन दोनों ने मराठाओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ताराबाई ने तो राजाराम की 1700 में मृत्यु होने पर निडर होकर मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था और मराठाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार 1707 में औरंगजेब की कैद से बाहर आकर के येसुबाई और उनके पुत्र शाहूजी ने मराठों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस प्रकार मराठा शक्ति पुनः एकजुट हो सकी, जिसने कि पेशवाओं के काल में अपनी शक्ति का अत्यधिक विस्तार किया है। इसी कड़ी में जब 1795 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, तब मराठे 5 भागों में बट गए। पुणे में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले और बड़ौदा में भोंसले। नागपुर में और बड़ौदा में दोनों में अलग अलग शक्तियों के तौर पर ये राज्य करने लगे। 5 अलग अलग शक्तियां बन गई। इन्हीं में इंदौर में अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है, जिन्होंने 30 वर्षों तक इंदौर में मराठाओं के प्रतिनिधि के तौर पर शासन किया और पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, अनेक घाटों और सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। इस प्रकार अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई, येसुबाई प्रमुख महिलाएं मराठाओं के समय राजनीति में सक्रिय रहीं और इन्होंने बढ़ चढ़ करके मुगल आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने मुगलों से सत्ता नहीं छीनी थी, एक प्रकार से मराठाओं से सत्ता छीनी थी।
इसलिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तो उन्हें मराठों से ही संघर्ष करना पड़ा। और इसके बारे में एक कथन कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों या किसी अन्य शक्ति से अधिक मराठों से छीना था। और इसके लिए मराठे और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध कहते हैं, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध कहते हैं और आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कहते हैं। आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ, जिसमें 3 संधियां हुई। पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सालवाई की संधि 1882 में। फिर जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो 1803 से 1806 तक हुआ, जिसमें 2 प्रमुख संधियां हुई। सुरजीत अर्जन गांव की संधि 1803 में और राजपुर घाट की संधि 1805 में। और फिर आखिरी और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ, जो पूना, नागपुर और ग्वालियर की संधियों के द्वारा 1870 में समाप्त हुआ। और इस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। और इस प्रकार मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और एक तरह से अंग्रेजों को चुनौती देने वाला भारत में कोई नहीं बचा, जिससे कि अंग्रेज निष्कंटक होकर के अपने राज्य को भारत में स्थापित करने में सफल हुए। तो अब हम मराठाओं की विरासत की अगर हम बात करें और मराठा साम्राज्य के प्रभाव की अगर हम बात करें, तो पहला है कि इन्होंने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और उसे प्रतिस्थापित किया और स्वयं भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। दूसरा, एक कुशल अखिल भारतीय प्रशासन की स्थापना की, जिसमें स्वराज की भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया। स्वदेशी हिंदू परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित किया, जिसमें वेदों, उपनिषदों और गीता का मराठी में अनुवाद करके उसके संदेश को जन जन तक पहुंचाया। और स्वराज्य के आदर्श ने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वतंत्रता के बीज शुरुआती जो बीज बोए वो इसी स्वराज की भावना से प्रेरित थे, जो आगे चल करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज एक आदर्श वाक्य, एक आदर्श भावना के तौर पर उभर करके आया। तो ये मराठा साम्राज्य का प्रभाव था। इसी कड़ी में जो शिवाजी की सील है संस्कृत भाषा में, वो भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक एकता की सूचक है। संस्कृत में होने के कारण इस पर शाहजी के पुत्र शिवाजी की मोहर जो नई चांद की तरह बढ़ती है और विश्व द्वारा सम्मानित है, लोगों के कल्याण के लिए है। यानी कि शिवाजी का शासन, मराठाओं का शासन लोक कल्याण के लिए था, जिसमें बेशक हिंदू धर्म अपनाने के बावजूद अन्य धर्मों पर को समान महत्व देना, किसी भी धार्मिक स्थल को नष्ट नहीं करना, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और रोगियों पर हमला नहीं करना, ये मराठा साम्राज्य की विशेषता थी। तो इस प्रकार ये मराठाओं के बारे में हुआ। अगर इससे संबंधित आपके बारे में और कुछ जानने की इच्छा हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।